की मूव मिलेगी। जो टारगेट बनता है वो वीकली स्विंग हाई का बनता है, सॉरी 75 मिनट के स्विंग हाई का बनता है। 50 मिनट का स्विंग हाई 55,002 पे है। तो हम बाई दे चुके हैं। हम लोग बाई दे रहे हैं। 54,320 निकलेगा तो बाई देना स्टार्ट करेंगे। दूसरा इनका जो सवाल है वीबीएल में बाइंग क्लाइमेक्स था। बाइंग क्लाइमेक्स के 2 टारगेट कंप्लीट किया, तीसरा टारगेट अभी नहीं हुआ है 330 का। इसने दूसरे टारगेट का लो 428 स्वीप किया है और रेंज का हाई 525 टेस्ट किया है। वीबीएल में बाइंग कब बनेगी? जब 565 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा तभी बाइंग बनेगी, उसके पहले बाइंग नहीं बनेगी। तो मेरी इंटरेस्ट लिस्ट में नहीं है। या तो ये रेंज में रहेगा 565 428 या फिर 428 तोड़ के नीचे 330 आएगा। Until proven wrong above 565, I am bearish on this counter. दूसरा था इनका दीपक फर्टिलाइजर में पावर ग्रिड। हाँ, दीपक नाइट्रेट भी था ना? हाँ, दीपक नाइट्रेट में बाइंग क्लाइमेक्स और डबल टॉप दोनों हुआ है। 2782 में पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 1800 लो बना 1300, 1800 के ऊपर रिक्लेम है। बाउंस बैक में 2000 तक जा सकता है। ट्रेडेबल मूव मिलना बहुत मुश्किल है इस काउंटर में, तो मैं अवॉइड करूंगा। अगर है तो एक बार 2000 तक के लिए होल्ड कर लीजिए। बाकी बाइएबल पैटर्न नहीं है। जहां से भी वापस 1800 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, सॉरी वापस से अगर मिलती है क्लोजिंग बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट के नीचे, तो आपको एग्जैक्ट लेवल है जिस भी दिन वापस 1657 के नीचे क्लोज करता है, डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। तीसरा पावर ग्रिड था इनका। पावर ग्रिड 323 का अपना जो टारगेट था, छोटा सा एक ब्रेकआउट था 200 दिन का 296 पे, उसका टारगेट 323 कंप्लीट किया और वहां से हार्ड सेल ऑफ है। अगर अगले एक डेढ़ हफ्ते में 314 रिक्लेम नहीं होता है तो वापस से स्टॉक डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ओके प्रदीप, एनी अदर स्टॉक आपका निप्पॉन एएमसी के अलावा कोई स्टॉक जिस पे आपकी नजर है? मैम अभी तो और कोई स्टॉक नहीं है। अगर रडार पे आता है तो डेफिनेटली मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके साथ साथ मेरा डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ रहा है, हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईसी में नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, सर को, सारे ऑडियंस को। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच प्रदीप फॉर बीइंग ऑन द शो। सो अंशुल, आपसे बातचीत हम जारी रखते हैं। अब अगला सवाल जो है वो सृजना जी का है। सृजन शर्मा वो कहते हैं, मेरा क्वेश्चन जो है, आई हैव 5000 शेयर्स ऑफ बजाज हिंदुस्तान शुगर। आई बॉट देम एट 24 फॉर लॉन्ग टर्म। शुड आई होल्ड ऑन और लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन अनदर कंपनी? बजाज शुगर में ऐसा कुछ भी नहीं बदला कि बजाज शुगर में कोई ट्रेंड चेंज आ जाए। अगर बजाज हिंदुस्तान में मतलब इथेनॉल वाली स्टोरी चलनी भी है तो उसका बेनिफिशियरी रेणुका ज्यादा होगा और बलरामपुर चीनी ज्यादा होगा। और शक्कर में तो ये वैसे ही पिटे पड़े हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है। मतलब कोई टर्न अराउंड स्टोरी भी मेरे को दिखती नहीं है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर। 2022 से तो नहीं चला है और उसके पहले भी नहीं चला था। तो आई एम नॉट वेरी श्योर। ये किसी फंडामेंटल वाले से चेक करा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। टेक्निकली तो खराब ही है। प्रवीण का अगला सवाल है, बोलते हैं मार्सन्स के बारे में। उनके पास मार्सन है, 153 की खरीद है, क्या करना चाहिए? मार्सन लिमिटेड डेटा बहुत ज्यादा नहीं है मेरे पास, और जितना डेटा है उस पर कोई भी व्यू बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके अगला सवाल जो है वो है 13 मार्च, नई लिस्टिंग है, 13 मार्च से डेटा ही है मेरे पास। ओके ईवी इंडिया ETF लिया है, 3000 शेयर्स लिए हैं 27 पे। क्या ये सही है? और अगर सही है तो क्या और ऐड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म? मैंने इसका चार्ट ही नहीं है मेरे पास, तो इस पे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आई नो, आज जो सवाल भी ना बहुत सारे डिफरेंट इसमें आ रहा है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अनंतराज पे है। अनंतराज पे उनका बाइंग प्राइस इज 500 रुपीज। व्हाट टू डू नाउ सर? अंशुल सर, क्या करना चाहिए? ठीक है, अनंतराज में अगेन वही ये मतलब इट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस या माइक्रो
रीडिंग अगर आप नहीं करते हैं तो यही दिक्कत आती है। अनंतराज ठीक है, इसमें अरे क्या बोलते हैं, E2E का जो प्ले है, डेटा सेंटर वाला प्ले, डेटा सेंटर वाला प्ले करना है तो डेटा सेंटर वाला प्ले कीजिए ना। ये उसके रियल एस्टेट वाला प्ले क्यों करते हैं? मालूम पड़ा रियल एस्टेट में मंदी आ गई और स्क्वायर फीट रेट ही घट गए, तो डेटा सेंटर तो लगेगा, लेकिन आपको कौन सा कोई फायदा होना है? Correct. तो अगर वो प्ले करना है तो फिर प्योरली उसको प्ले कीजिए ना, जाके E2E नेटवर्क प्ले कीजिए। अनंतराज में वही हुआ, डेटा सेंटर वाली स्टोरी के अराउंड थोड़ा सा पंप आया इसमें आपका बजट के टाइम, तब भी 570-80 गया, वहां से भी मैं एग्जिट की सलाह दे रहा था। वापस से पुल बैक में 560 आया, तब भी मैं एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ, यहाँ भी मैं एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। 484 टूटने पे भी एग्जिट की सलाह होगी, 418 टूटने पे भी एग्जिट की सलाह होगी, 318 रुपए आते हुए दिख रहा है। ओके अगला सवाल है पर्ल मखीजा का। वो पूछती हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन और JSW स्टील के एंट्री लेवल्स क्या हो सकते हैं? ओलेक्ट्रा और पर्ल के बाद कौन सा बना? पर्ल मखीजा का सवाल है और सवाल ओलेक्ट्रा ग्रीन और JSW स्टील। देखिए JSW स्टील का तो शायद आज रिजल्ट है, अब रिजल्ट आ गया कि आना है पता नहीं, बट अराउंड रिजल्ट्स ब्रेकआउट थोड़े से दिक्कत होते हैं। बाकी 1285 का ब्रेकआउट आया है, 1246 का स्टॉप लॉस है और 1370-75 का टारगेट है, लेकिन रिजल्ट एकदम नीचे आजी के नीचे लिखा है, तो या तो आ चुका है या आना है, नॉट श्योर। तो रिजल्ट के अराउंड में ब्रेकआउट नहीं प्ले करूंगा। अब रह गया इलेक्ट्रा, पुल बैक कंप्लीट हो चुका है, फॉलो थ्रू एक्शन मिसिंग है। जिस भी दिन 1160 तोड़ता है वापस से अपने लोज 860 टेस्ट करने के लिए आ जाएगा। तो जो भी ईवी वाली स्टोरी थी, ऐसा लग रहा है कि प्ले आउट हो चुका है। अब डोमिनेंट ट्रेंड जो बाइंग क्लाइमेक्स वाला है वो रिज्यूम होना चाहिए। ओके अर्श का सवाल है। अर्श पूछते हैं ICICI बैंक में शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका अंशुल सर? शॉर्ट टर्म का मेरा व्यू बाउंस बैक का है, क्योंकि एक बेयर ट्रैप बन के बाउंस बैक कर रहा है। 1273 पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, यहां तक जा सकता है। ओके आयुष माथुर पूछते हैं अंशुल सर, अदानी ग्रीन, अदानी एनसोल, अदानी पावर हैव लॉन्ग टर्म टारगेट जो 3000 ऊपर के है, क्या वो इंटैक्ट है अभी भी? उतना समय आपके पास आप वेट ही नहीं कर पाएंगे, आपका पेशेंस नहीं है। लालच में ये सवाल, ट्रेडिंग पोजीशन को लॉन्ग टर्म बनाना ये 100% शॉर्ट लॉस की स्ट्रेटेजी होती है। जो रूमर पे हमने बाय किया था उसके कंफर्मेशंस आने लगे हैं, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डिप्स पे अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट पे वापस फोकस करेंगे, इनमें अगर मौका मिला तो कर लेंगे, अभी के लिए तो एक बार बेच के खाली हो लेना चाहिए। ओके अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है ये इंसुलेशन एनर्जी में काफी सवाल आ रहे हैं, आप ट्रैक करते हैं क्या इंसुलेशन एनर्जी? इंसुलेशन एनर्जी अभी आपने पूछा ही था, IPO स्टॉक है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, एक बार 105 तक आ सकता है रफली, बट बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, तो बहुत क्लीन सलाह भी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। ओके मिस्टर तुषार जी का सवाल है, उनका हैंडल है मिस्टर तुषार। तो वो पूछते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर परचेज एट 395 and HDB Financial Services IPO is on time. What should I do? Should I exit or wait, or is there any other good option? देखिए HDB तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि IPO लिस्टिंग के तीसरे 7वें 8वें दिन जाके आपका लिस्टिंग लो का स्टॉप लॉस कट गया था। अगर आप 3 to 5 डेज होल्ड करते हैं तो भी आप निकल गए होते, दोनों केस में 832 ये 555 तक की डाउनसाइड होल्ड नहीं होती अगर आपने IPO ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो किए होते। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड मंगाइए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए ताकि ये गलतियां दोबारा ना हो। फिलहाल HDB होल्ड कर सकते हैं, एक बार बाउंस बैक में 740 रुपए जाते हुए दिख रहा है। बाकी सोनाटा सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। 295 का ब्रेकआउट जो बाउंस बैक वाला भी प्ले था वो फेल हो गया। ओवरहेड सप्लाई पढ़ने जाएंगे तो ओवरहेड सप्लाई क्लियरली दिख जाएगी कि 295 का ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ। लिक्विडेशन में 239 तक आ सकता है। ओके मनीष गुप्ता का सवाल है अगला। वो बोलते हैं जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज है उनके पास, जो उन्होंने 86 रुपए में खरीदा है, व्हाट टू डू? जियोजिट एक बार रख सकते हैं, 82 तक आते हुए दिख रहा है, बट अगर आपको कैपिटल मार्केट थीम ही प्ले करनी है तो एंजल वन ज्यादा वेल प्लेस्ड है। बट अभी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थोड़ा सा एक आध महीना छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके नितेश का सवाल है। नितेश पूछते हैं अंशुल सर से पूछिएगा एसगार्ड एल्को बेवरेजेस,
उन्होंने खरीदा है। एवरेज 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 प्लीज गाइड, होल्ड और एवरेज एग्जिट। अबाउट 36। हाँ, एवरेज अबाउट 36। ओके, ठीक है। और अगला सवाल जो है वो है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पे। पूछते हैं कि इस स्टॉक में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, निकाल के टीएमपीवी में डाल दूं? इससे तो निकल जाइए, उसमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी लैगार्ड है। तो टाटा मोटर्स से एकदम दूर रहना है। अगर टाटा में ही रहना है तो टाटा स्टील में चले जाइए, उसमें भी बहुत अच्छी अपसाइड बची हुई है। मेटल्स में कहाँ पे अपसाइड बची हुई है, क्योंकि दौड़ तो बहुत लगा चुके हैं सारे मेटल स्टॉक्स। यही मेजर चार, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, हिंडाल्को और टाटा स्टील, ये सब। मतलब 128 पे कितना मैंने बोला था कि लेके छोड़ दीजिए, 224 में जागिएगा। लोग टारगेट लगा लगा के इधर उधर के और बेच के नीचे ले लेंगे। ये सब मतलब अंडे की तरह आप सेकेंगे नहीं तो मुर्गी कहाँ से निकलेगी। तो वो पेशेंस आपको डेवलप करना है। लॉस आपको स्टॉप लॉस नहीं देता है, लॉस आपको पूर रिस्क मैनेजमेंट और आपका इम्पेशंस देता है। स्टॉप लॉस आपको कभी लॉस नहीं देता है, स्टॉप लॉस आपके लॉस को बचाता है कि छोटा सा लॉस देके बाहर हो गए। मतलब एक्सीडेंट में हड्डी टूट गई तो आप जाके आत्महत्या नहीं कर लेते कि हड्डी टूट गई अब मैं चलूंगा कैसे, 6 महीने बिस्तर पे पड़े रहना है तो आत्महत्या ही कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। स्टॉप लॉस आपको छोटी सी हिट लेके बाहर निकाल देता है कि आपकी जान ना जाए, केवल इधर उधर की हड्डी हड्डी टूट के आपका एक्सीडेंट होके खाली हो जाए। तो इट इज ऑलवेज योर इम्पेशंस एंड पुअर रिस्क मैनेजमेंट जिसकी वजह से आपकी कैपिटल साफ होती है। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। टाटा स्टील अभी भी यहाँ से 240 का अगला टारगेट है, 275 भी जाएगा। डिप पे मौका भी मिलेगा बाई करने का, तो उसको टॉप या बॉटम प्रेडिक्ट करने की जगह कहीं भी एक जगह स्टार्ट कर दीजिए और डिप पे ऐड करते जाइए। ओके, सचिन कुमार का अगला सवाल है वो 128-30 पे टाटा स्टील में था, अभी एकदम खुल के आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी में दोबारा मिल रहा है। लास्ट टाइम भी इन्हीं रेटों के आसपास लिया था, ऑल टाइम हाई गया था, दोबारा मिल रहा है। नहीं रखेंगे नहीं सेकेंगे तो नहीं ऑल टाइम हाई मिलेगा। वो बार बार मेरे को लालू जी का वो संसद का वो भाषण याद आ जाता है। ममता जी से बोले थे कि रेलवे मांगा था कि नहीं मांगा था, बोली नहीं मांगा, तो बोले नहीं मांगा तो नहीं मिला। नहीं सेकेंगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे क्या व्यू है आपका? मेरा ऑल टाइम हाई प्लस का व्यू है। आप समय दे सकते हैं तो मिलेगा। इस साल शायद डिविडेंड ना मिले, एक आध साल, बट रेगुलर डिविडेंड आपको एफडी बराबर मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन हमेशा मिलेगी। तो ये तो बिल्कुल ब्लाइंड बाई जिसको कहते हैं वो होना चाहिए आपके रिटायरमेंट स्टॉक की। लेके छोड़ते जाओ, तो खाली डिविडेंड के पैसे से आप घर खर्च चला लेंगे। तो रिटायरमेंट स्टॉक कौन सा होना चाहिए? एचपीसीएल, बीपीसीएल या आईओसी? मैं तो तीनों ही ले लूंगा बेटा, क्योंकि 19-20 कोई ऊपर कोई नीचे तीनों पड़े रहेंगे। अगर 1 लाख का लेना है तो 33 हजार तीनों में डाल दूंगा। अल्टीमेटली आगे जाके को मर्ज हो जाए, को प्राइवेटाइजेशन हो तो एकदम वैल्यू अनलॉकिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बड़ा पैसा बनेगा इनमें, मैं नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। सचिन का सवाल है, सचिन पूछते हैं भारत कोकिंग कोल पे आपकी क्या एडवाइस होगी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए? भारत कोल में आईपीओ बेस ब्रेकआउट 36 रुपए पे बना है। 40 का पहला टारगेट इंट्राडे में ही कर दिया है। अब 40 रुपए 20 पैसे के ऊपर टिकता है तो ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। और आज की क्लोजिंग अगर 36 के नीचे आती है तो पहला टारगेट करके ब्रेकआउट फेल भी आज ही के दिन हो जाएगा। तो टू मच एक्शन, बट 1300% वॉल्यूम राइज है, 200 मिलियन का, तो मोस्ट लाइकली सस्टेन होना चाहिए ब्रेकआउट, बट 36 के नीचे तो क्लियर एग्जिट रहेगा। परमिंदर सिंह का सॉरी मैं बोल रही हूँ, परमिंदर सिंह का फोन कॉल आया है। परमिंदर सिंह जी का सवाल आया है, वो बोल रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर में करंट मार्केट प्राइस पे क्या करना चाहिए? दोनों स्टॉक को भूल जाइए। हिंदुस्तान कॉपर 591 के नीचे आज हिसाब से चल रहा है। और दूसरी चीज सिल्वर तो मैं बताने भूल गया। सिल्वर 80 वीकली चार्ट पे फ्लैग का ब्रेकआउट फेल हुआ है $83 पे। इमीडिएट बेसिस पे $72 दिख रहा है और $72 टूटता है तो वापस से $62 का लो आ जाएगा। तो ब्रेकआउट वर्टिकली कल फेल हुआ है और आज फॉलो थ्रू एक्शन है डेली चार्ट पे। और ऊपर से आज वीकली है तो वीकली पे शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन हो रही है।